नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने में आईटी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर जो एग्जाम होने वाले उसी से संबंध जो मैंने पिछले 6 वर्षों में पूछे गए आईटी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में पूछे गए प्रश्न के जो वीडियो बना रहा था उसी वीडियो का एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें 50 प्रश्न है। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। अगर आप इसमें से 40 प्रश्न भी सही करते तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई भी रोक नहीं सकते। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हैं, फटाफट प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है उच्च स्टार्टिंग टार्क एवं उच्च त्वरण प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी मोटर प्रयुक्त की जाती है। आपके सामने 4 प्रश्न है। दोस्तों, अगर आपको हर समय चाहिए अपने राइट आंसर बताने के लिए तो आप वीडियो को रोक के प्रश्न का राइट आंसर कर सकते हैं। मैं यहाँ समय की बचत को देखते हुए सभी प्रश्न फटाफट आपको करा रहा हूँ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीसी सीरीज मोटर का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि दोस्तों जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसकी जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो काफी उच्च भी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है जर्मेनियम अवयव की अवरोधक विभव प्राचीर डाट डाट कितनी हो डाट डाट होती है। तो जर्मेनियम अवयव जो अवरोधी का विभव प्राचीर होता है दोस्तों वो 0.5 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.5 वोल्ट होता है। दोस्तों, ये जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न कह रहा है डी फ्लिप फ्लॉप में डी बराबर 1 तथा सी एल के बराबर 1 होने पर आउटपुट होगा। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आउटपुट हमें शून्य मिलेगा यानी कि 0 आउटपुट मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है एस एम पी एस परिवर्तित करता है, यानी कि एस एम पी एस क्या परिवर्तित करता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उच्च वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में एसएमपीएस परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, कह रहा है डबल शेड वाले इंसुलेटर कितने वोल्ट तक की लाइन के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये 650 वोल्ट से अधिक लाइन के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के स्थान चयन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होती हैं। तो इसके लिए जो आवश्यक शर्तें होती है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है, उपयुक्त सभी शर्तें आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दो डीसी जनित्र की विशिष्ट गुण समान है, इन दो जनित्रों को समांतर में चलाने के लिए कौन सी अवस्था आवश्यक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नो वोल्ट और फुल लोड पर स्पीड बराबर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, 8वां प्रश्न कह रहा है यदि इंडक्शन मोटर पर पूरी भार से अधिक भार डाल दिया जाए तो इसकी स्लिप बढ़ाने के साथ साथ और क्या होगा। तो दोस्तों, इसकी जो स्लिप बढ़ने के साथ साथ इसकी जो धारा है वो भी घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धारा घटती है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी अल्टरनेटर की स्टेटर को डीसी स्रोत तथा उसके रोटर को एसी स्रोत से संयोजित कर दिया जाए तो वह डाट डाट मोटर की भांति कार्य करने लगेगी। मैंने आईटी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों को कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है उसमें ये सभी प्रश्न मैंने कवर किए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल मोटर की भांति कार्य करेगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा तुल्यकालिक मोटर की तुलना में इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति पर लोड बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जब उसको लोड बढ़ाएंगे तो उसको घूर्णन गति जो है परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है डायोड की फॉरवर्ड बायस अवस्था में एन टाइप पदार्थ से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप पदार्थ में प्रवेश कर जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पी टाइप पदार्थ अगला प्रश्न 11वां प्रश्न कह रहा है डायोड की फॉरवर्ड बायस अवस्था में एन टाइप के पदार्थों से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप के पदार्थों में प्रवेश कर जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पी टाइप के पदार्थों में
एकत्र हो जाते हैं। और ऑप्शन नंबर बी, रिक्तियों के साथ पुनः मिलन क्रिया करते हैं। और ऑप्शन नंबर सी, से बिना किसी प्रभाव के पार निकल जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से किस लॉजिक गेट की आउटपुट तब उच्च होती है जब इसकी कोई भी एक इनपुट निम्न हो। दोस्तों अगर मैंने अभी जल्दी में रिसेंटली में एक वीडियो अपलोड किया, वो वीडियो आप जरूर देखिए कि वहां से आपके इस डिजिटल इलेक्ट्रॉन से जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट बनने वाले थे मैंने सभी को वहां पर कवर किया, तो आप उस वीडियो को चाहें तो जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्स और गेट। अगला प्रश्न कह रहा है 13वां प्रश्न कह रहा है सीआरओ के लियाजस पैटर्न के द्वारा किस राशि का मापन किया जाता है, वोल्टेज का, फेज विस्थापन का, धारा का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस विधि से जो मापन किया जाता है वो धारा का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 14वां प्रश्न कह रहा है जल विद्युत संयंत्र में यदि किसी नदी, नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है तो जल मार्ग का नाम क्या होता है। तो दोस्तों जो जल मार्ग का नाम होता है वो पेन स्टोक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेन स्टोक कहलाता है। बटे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 15वां प्रश्न कह रहा है बायोगैस में प्रयुक्त की जाने वाली स्लरी का पीएच स्तर कितना होता है। दोस्तों जो बायोगैस में स्लरी प्रयुक्त किया जाए उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5 से 8.5 होता है। कितना होता है 6.5 से 6.8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा हार्न गैप तड़ित चालक में 440 वोल्ट के लिए एयर गैप का मान कितना होना चाहिए। तो इसका जो एयर गैप का मान होना चाहिए वो 1.6 मिलीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न, अति एवं न्यून वोल्टेज दोष के दौरान उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए किस प्रकार के रिले प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसके लिए जो प्रयोग रिले होता है वो धारा संवेदी रिले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, धारा संवेदी रिले प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है समान आकार के तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत शक्ति कितने वोल्टेज पर उत्पन्न की जाती है। तो दोस्तों जहाँ विद्युत उत्पन्न की जाती है वो 50 केवी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 50 केवी पर उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां प्रश्न, डीसी जनित्र में कम्यूटेटर पर लगे ब्रशों का अपनी ज्यामितीय उदासीन स्थिति में बदलने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो स्पार्किंग की रोकथाम के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न कह रहा है यदि लोड का पावर फैक्टर घटा दे तो वितरण लाइन में हानियां कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो वितरण लाइन जो है वो बढ़ जाएगी। कह रहा है डीसी जनित्र में वोल्टेज निर्माण नहीं होने का मुख्य कारण क्या है, कि डीसी जनित्र में वोल्टेज निर्माण नहीं होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र सर्किट प्रतिरोध, क्षेत्र क्रिटिकल प्रतिरोध की तुलना में जब अधिक हो जाएगा तो उसमें जो विद्युत का निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुल्यकालिक मोटर में उत्पन्न होने वाले हीटिंग दोष को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये वाला भी प्रश्न मैंने पीछे वीडियो में अपने डिस्कस किया है। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डैम्पिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डैम्पिंग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस प्रकार का मोटर एकल फेज पावर फैक्टर के साथ उच्चतम रूप से कार्य करता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में वरीयता दी जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो मेन कारण है दोस्तों वो पॉजिटिव सप्लाई प्रदान करना सरल होता है, यही इसका मेन कारण है, इसीलिए इसको वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि एक चित्र दिया गया है, कह रहा है निम्न चित्र में कौन सा लॉजिक परिपथ दर्शाया गया है। तो ये अच्छे से आप चित्र देख लीजिए
और इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुल सब्ट्रैक्टर का चित्र इसमें दर्शाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है बलाघूर फीडबैक स्पीड फीडबैक मुख्यतः निम्न में से किसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं? तो ये जो है वो एसी ड्राइव को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है किसी भी संचरण लाइन की संचरण दक्षता कब बढ़ती है? तो दोस्तों किसी भी जो लाइन की संचरण जो दक्षता है वो जब पावर फैक्टर बढ़ने व वोल्टेज घटने पर तभी उनकी जो दक्षता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिरों पर लाइन में गार्डिंग लगाने का उद्देश्य क्या है? जो सिरों पर लाइन होती है इसमें जो गार्डिंग लगाई जाती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह चालक तार के टूटने की स्थिति में उसको भूमि तक पहुंचने से पूर्व ही अर्थ कर देती है। यही इसका मौन उद्देश्य होता है, सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है डीसी मोटर की चाल होती है, तो डीसी मोटर की जो चाल होती है वो फ्लक्स के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का। अगला प्रश्न कह रहा है 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति होती है। दोस्तों जो 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसकी जो घूर्णन गति होती है वो होती तुल्यकालिक गति से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तुल्यकालिक गति से अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है संपूर्ण कॉइल बाइंडिंग के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति फेज कॉइल की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर हो, ये इसके लिए आवश्यक शर्तें होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है टेबल फैन की मोटर में किस प्रकार की बाइंडिंग हो की जाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्कीन बाइंडिंग प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी स्कीन बाइंडिंग प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है सिनेमा प्रोजेक्टरों में प्रयोग की जाती है, यानी कि सिनेमा प्रोजेक्टरों में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेडेड पोल मोटर प्रयोग की जाती है सिनेमा प्रोजेक्टरों में। अगला प्रश्न कह रहा है किसी अल्टरनेटर का आउटपुट निर्भर करता है, अल्टरनेटर का आउटपुट किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर सी कॉइल्स की संख्या पर अल्टरनेटर का आउटपुट निर्भर करता है। अगला प्रश्न कह रहा है मोटर जनित सेट के लिए प्रवेश तापमान डाटा तक होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 0 से 80 सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 39वां प्रश्न कह रहा है एकल फेज कन्वर्टर की संरचना डीसी डॉट डॉट मशीन के समान होती है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीरीज मशीन के समान होती है, डीसी सीरीज मशीन के समान एकल फेज कन्वर्टर की संरचना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कह रहा है फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का प्रयोग करने की स्थिति में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो फुल वेव रेक्टिफायर में जो है वो ऑप्शन नंबर सी शक्ति ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है ट्रांजिस्टर के बेस को प्रदान की जाने वाली बायस वोल्टेज का मान स्थिर रहना चाहिए अन्यथा उसका आउटपुट विकृत हो जाता है। बेस बायसिंग की किस विधि को अमीटर प्रतिरोधक एवं अमीटर प्रतिरोधक बाईपास संधारित्र का प्रयोग आवश्यक होता है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फीडबैक प्रतिरोधक बायसिंग विधि। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कह रहा है जब ट्रांजिस्टर का तापमान बढ़ता है तो बेस अमीटर रेजिस्टेंस क्या होता है? ये वाला भी प्रश्न मैंने पीछे वीडियो में डिस्कस किया है, तो जितने लोगों ने वीडियो देखा उनको पता हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न 43वां प्रश्न कह रहा है
गेट के खुले होने की स्थिति में CRO यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को ऑन करने के लिए सप्लाई वोल्टेज को डॉट के बराबर करना चाहिए। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है निम्न युक्तियों में बेस 1 तथा बेस 2 किस युक्ति से संबंधित है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायक से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, संचालन की गति के अनुसार निम्न में से कौन सी सही घटते हुए क्रम में है। तो अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावर मॉसफेट IGBT, पावर BJT SCR। अगला प्रश्न है, कह रहा है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को डॉट मल्टी वाइब्रेटर भी कहा जाता है। इस वाले प्रश्न को अभी मैंने पीछे जो वीडियो बनाई उसमें डिस्कस किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न कह रहा है, जब समान आवृत्ति के आयाम की सिग्नल CRO को X तथा Y इनपुट पर आरोपित किए जाते हैं तब स्क्रीन पर परिणामी पैटर्न होता है। परिणामी पैटर्न किस तरह से हमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी, परवलय के समान दिखाई देता है। अगला प्रश्न कह रहा है, लग को केबल के अंतिम सिरे पर कसने के लिए डॉट प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन प्लायर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है पवन ऊर्जा शक्ति संयंत्र का कौन सा भाग रोटर के हाउसिंग तथा रोटर की बाशिंग को सहारा देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोटर टरबाइन। नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न कह रहा है इस वाले प्रैक्टिस सेट का, अति उच्च वोल्टेज केबल की अधिकतम प्रचालन वोल्टेज कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 155 kV वोल्टेज होती है। तो दोस्तों ये थे IT इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का एक प्रैक्टिस सेट जो कि आपकी समझ में डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा भी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।